हेलो एवरीवन, दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑन हीट एंड एनर्जी और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारी डेली लाइफ में होती है, चाहे वो हमारे फूड से रिलेटेड हो, क्योंकि हमें फूड को कुक करने के लिए या अपने जो मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टीवी, रेफ्रिजरेटर एट्सेट्रा ये सब चलाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है, लेकिन हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जनरली आपने देखा कि हमको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हम फूड कुकिंग की बात करते हैं तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। उसके अलावा बाकी चीज़ों के लिए जनरली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम किसी भी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी। तो यहाँ पे हम दो तरीके के सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब वो सोर्सेज जहाँ से हमको एनर्जी मिलती है। तो कहाँ कहाँ से आपको एनर्जी मिलती है, यहाँ पे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हमने दो तरीके से क्लासिफाई किया। पहला है रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब देखिए, दो वर्ड इनके लिए यूज किया जाता है, या तो इनके लिए बोला जाता है रिन्यूएबल या फिर इनके लिए बोला जाता है नॉन कन्वेंशनल। तो रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिनको आप रिन्यू कर सकते हो, इसका मतलब जिनको आप बार बार यूज कर सकते हो, उनको हम कहते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और इनको नॉन कन्वेंशनल बोला जाता है। नॉन कन्वेंशनल का मतलब जो जनरली ज्यादा यूटिलाइज नहीं किए जाते, हम कन्वेंशनली इनको यूज नहीं करते हैं, तो इनको नॉन कन्वेंशनल भी बोला जाता है। तो जनरली जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो ज्यादातर नॉन कन्वेंशनल ही हैं। नॉन कन्वेंशनल यानी हम उनको ज्यादा यूज नहीं करते हैं। दूसरा है आपके पास नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, या फिर उनको आप बोल सकते हो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल क्योंकि इनको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हो, एक बार ये खत्म हो गए तो दोबारा बनने में इनको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए इनको बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल। जबकि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या हो जाती है, रिन्यू हो जाती है, तुरंत आप अगेन एंड अगेन इसको यूज कर सकते हो। और इसको हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। कन्वेंशनल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि कन्वेंशनली बहुत पुराने टाइम से हम इन्हीं सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट हैं और हम इन्हीं को ज्यादातर यूज कर रहे हैं। तो चलिए हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को। तो सबसे पहले हमारे पास है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मैंने बोला था एग्जांपल आपके पास है जैसे सन, उसके अलावा विंड, जो फ्लोइंग वाटर होता है, ये बायोमास हो गया, टाइड्स हो गई, ओशियंस हो गए। तो ये क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, मतलब बहुत लंबे टाइम तक ये चलने वाले हैं, ये खत्म नहीं होने वाले हैं। तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज, या फिर इनको नॉन कन्वेंशनल भी, क्योंकि हम इनको ज्यादातर यूज नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं सन या सोलर एनर्जी की हम बात करते हैं। तो आपको पता है सन में होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, और उसकी वजह से जो एनर्जी रेडिएट होती है वो पहुंचती है अर्थ तक, हम तक वही एनर्जी पहुंचती है। तो इस एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी। जिस सन से जो हमको एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को हम कहते हैं सोलर एनर्जी। उसी तरीके से विंड, दूसरा है आपके पास विंड, क्योंकि आपको पता है जब एयर फ्लो होती है तो उसमें बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, और इस एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उस एनर्जी को आप कहोगे विंड एनर्जी। उसी तरीके से फ्लो ऑफ वाटर, जब वाटर फ्लो होता है, आपने देखा होगा रिवर्स में वाटर फ्लो होता है, तो उसमें भी काफी काइनेटिक एनर्जी होती है, तो इस काइनेटिक एनर्जी को हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चौथा है आपके पास बायोमास। तो बायोमास क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है वेस्ट या जो डेड पार्ट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जैसे प्लांट्स या एनिमल्स, तो उनमें केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। इस एनर्जी को हम कहते हैं बायोमास एनर्जी। तो बायोमास भी एक सोर्स है एनर्जी का। उसके अलावा टाइड्स, तो आपने देखा होगा सीज या ओशंस में जो टाइड्स आती हैं, तो टाइड्स बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होती है, उनमें बहुत ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, और इस काइनेटिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से लास्ट में आपके पास आते हैं ओशियंस। तो ओशियंस में भी बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। यहाँ पे दो तरीके की एनर्जी होती है ओशियंस में। एक को हम बोलते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी। पहला होता है आपके पास ओशियन थर्मल एनर्जी, ध्यान रखिए हमारे पास है ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन थर्मल एनर्जी में क्या होता है
आपको पता है कि जो अपर पार्ट होता है ओशन का, क्योंकि मान लेते हैं ये ओशन है, तो आपको पता है ओशन तो बहुत डीप होते हैं। जो ऊपर की लेयर होती है ओशन की, क्योंकि ये सन के एक्सपोजर में आती है, तो कंटिन्यूअसली ये हीट होती रहती है, जबकि नीचे का जो वाटर होता है ये कूल रहता है एज कंपेयर टू अपर लेयर। तो अपर सरफेस जो होता है वो ज्यादा हॉट होती है, नीचे की जो लेयर होती है, नीचे की लेयर थोड़ा कोल्ड होती है। तो इससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसको आप फ्यूचर में डिटेल्स में पढ़ोगे, अभी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इसको हम कहते हैं ओशन थर्मल एनर्जी। और दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड वेव एनर्जी। तो आपको पता है ओशन में वेव्स बनती हैं, इन वेव्स को हम यूज करते हैं क्योंकि वेव्स कंटिन्यूअसली क्या करती रहती है, मूव करती रहती है। तो ये वेव्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, इनको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो इनको हम कहते हैं ओशन वेव एनर्जी। तो इस तरीके से आपके पास ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैं। इसके अलावा और भी हैं आपके पास, जैसे जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल जो वर्ड है वो बना है दो से, जियो और थर्मल। ध्यान रखिए, जियो एंड थर्मल दो वर्ड्स हैं यहाँ पे। जियो का मतलब है अर्थ से और थर्मल का मतलब है हीट से। तो आपको पता है अर्थ के अंदर क्योंकि बहुत हॉट रॉक्स हैं, तो उन हॉट रॉक्स की हीट को यूटिलाइज करके हम जनरली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उस एनर्जी को हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। तो ये सारी एनर्जीज जो हैं ये हैं हमारे पास रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इसमें सबसे पहले आपके पास आता है कोल। आपको पता है कोल बहुत पुराने टाइम से यूज होते जा रहा है और आज तक भी कोल को हम यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कोल का यूज केवल जो फूड प्रिपेयर करने के लिए नहीं होता है, केवल हीट के लिए नहीं होता है। कोल का यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी होता है। जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उनमें कोल का यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। उसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, ये चाहे आपके पास केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में ही आते हैं। तो ये सब कहाँ से मिलते हैं आपको, पेट्रोलियम से मिलते हैं। तो आपको पता ही है इनका यूज क्या है। और उसके अलावा एक और है नेचुरल गैस। जो आपके पास पावर प्लांट्स होते हैं उनमें भी आप नेचुरल गैस यूज करते हो। तो ये हैं हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये क्योंकि आपको पता है जल्दी एग्जॉस्ट होने वाले हैं और एक बार ही अगर खत्म हो जाएंगे तो आप इनको दोबारा इतना जल्दी नहीं बना सकते हो। तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल। और इनको हम कन्वेंशनल क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत पुराने टाइम से हम इनको यूटिलाइज करते आ रहे हैं और अभी तक भी हम इनको यूज करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक इश्यू आता है, जो डिमांड है एनर्जी की, डे बाय डे एनर्जी डिमांड बढ़ती जा रही है और जो सोर्सेज हैं हमारे पास वो लिमिटेड हैं। और क्योंकि एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो उतनी नहीं हो पा रही है जितनी हमारी डिमांड है, तो हमको इस डिमांड को मीट करना है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि देखिए नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो भी हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह वगैरह, ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। अब क्योंकि ये धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और एक टाइम ये आएगा जब ये सारी सोर्सेज जो हैं एनर्जी के, ये खत्म हो जाएंगे और तब हमको डिपेंडेंट होना होगा किस पे, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे। तो इसीलिए हमारे लिए फ्यूचर रिन्यूएबल सोर्सेज में ही है। हम उन सोर्सेज पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहें जो रिन्यूएबल हैं, क्योंकि ये ख़त्म नहीं होने वाले हैं। तो इसका हमको ध्यान रखना है। साथ ही साथ मैंने एक लेक्चर में आपको पहले ही बताया था कि जो वेस्टेज है एनर्जी का वो भी हमको मिनिमाइज करना चाहिए। उसके साथ साथ जो एनर्जी है उसको ग्रुप्स में यूज़ करना चाहिए। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम डिमांड और जो प्रोडक्शन है एनर्जी का उनके बीच में बैलेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हो। इनको हम, आपको पता है, इनको हम कहते हैं सोलर पैनल्स। तो इसमें होते हैं सोलर सेल्स। तो सोलर सेल बेसिकली एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो सनलाइट से मिलने वाली एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सोलर सेल। और सोलर सेल से मिलके बनते हैं सोलर पैनल्स। तो आपने देखे होंगे ऐसे सोलर पैनल्स। तो सोलर पैनल्स में बेसिकली बहुत सारे सोलर सेल्स होते हैं। तो इनको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अब यहाँ पे ये तो आपको ऑलरेडी पता है इसके बारे में। तो इससे फायदे क्या क्या है, मींस क्योंकि आपको पता है ये क्या है, सोलर सेल जो है ये क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इससे फायदा क्या है हमको, पहला है इसकी मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। मतलब आपने एक बार इंस्टॉल कर दिया तो उसके बाद आपके खर्चे नहीं होते हैं कि
आपके जो मेंटेनेंस है वो ना के बराबर है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। देन उसके अलावा क्योंकि देखिए इसमें ज़्यादा मूविंग पार्ट है नहीं, तो टूटने का कोई डर होता है नहीं, तो इसलिए बहुत लंबे टाइम तक ये काम करेगा। एक बार आपने इंस्टॉल कर दिया तो बहुत लंबे टाइम तक काम करेगा। उसके अलावा इसकी रनिंग कॉस्ट जो होती है वो भी ऑलमोस्ट नील होती है, ना के बराबर होती है रनिंग कॉस्ट, क्योंकि आपने एक बार इंस्टॉल किया, कोई खर्चा आपको उसके बाद नहीं करना है, इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट करके आपको देता रहेगा। एक और चीज है कि जो रिमोट एरियाज हैं उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं सोलर एनर्जी को, क्योंकि आपको पता है सनलाइट तो सब जगह अवेलेबल होती है, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही और फायदा इसका होता है, दीज आर इक्वली ये होते हैं क्योंकि इन क्रिएट नहीं होता है, कोई मूविंग पार्ट नहीं है, ना कोई फ्यूल बर्न कर रहे हैं हम, तो इसलिए ये क्या है, इको फ्रेंडली है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो फिर डीमेरिट्स क्या है? देखिए हर चीज के फायदे और नुकसान जरूर होते हैं, लेकिन सोलर एनर्जी ऐसी है इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं, डीमेरिट्स भी हैं बहुत कम है, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज है इसकी इनिशियल कॉस्ट। जब आप इन सोलर पैनल्स को लगाओगे ना तो इनकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है, तो इस वजह से हम जनरली सोलर पैनल्स लगाते नहीं हैं। दूसरी चीज क्या है, एफिशिएंसी इनकी बहुत लो है, मतलब एनर्जी जो जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी से जो जनरेट होती है बहुत ज्यादा नहीं होती है, कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इसलिए आपको अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो आपको बहुत बड़े रीजन में, बहुत बड़े एरिया में सोलर सेल्स लगाने पड़ेंगे, सोलर पैनल्स लगाने पड़ेंगे। और एक और चीज़ होती है, ये डीसी प्रोड्यूस करता है, इसमें केवल डीसी प्रोड्यूस करता है। खैर डीसी को तो हम एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है इससे कि इससे केवल डीसी प्रोड्यूस होती है। और उसके साथ साथ इसको आप नाइट में, क्योंकि नाइट टाइम पे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि रात के टाइम पे आपको पता है सनलाइट अवेलेबल होती है नहीं, तो इसकी वजह से नाइट टाइम पे जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, डे टाइम पे जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूस करते हैं और उसको बैटरीज में स्टोर कर लेते हैं। तो एक और डीमेरिट इसका होता है, जो बैटरीज होती है इसकी, उसकी कॉस्ट काफी हाई होती है और बैटरीज कुछ सालों में खराब होती जाती हैं। नेक्स्ट है आपके पास प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी को देखा जाए तो सोलर एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का तरीका अलग है। बाकी उसके अलावा जितने भी आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे उनमें सब में एक ही तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास होता है डायनमो, जिसको आप जनरेटर भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं जनरेटर। ये है आपके पास, इसको हम कहेंगे विंड जनरेटर। बस इस डायनामो को एक मूविंग पार्ट चाहिए। जब डायनामो को चलाने के लिए, जब इलेक्ट्रिसिटी को आपको जनरेट करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए आपको मूविंग पार्ट चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास होती है विंड मिल। जब विंड चलती है तो ये विंड मिल घूमती है, विंड मिल घूमेगा तो जो डायनामो का मूविंग पार्ट है, जो मूविंग पार्ट है डायनामो का, वो घूमना शुरू करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक शाफ्ट होती है, यहाँ पे शाफ्ट आप देख सकते हो, ये घूमना शुरू करेगा और जैसे ही ये घूमना शुरू करेगा आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। अब ये वाला जो पार्ट है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको आप सीधे पढ़ोगे 10th क्लास में। तो 10th क्लास में आप इसको डिटेल्स में पढ़ोगे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उसके लिए आपको फैराडे लॉज हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे डिटेल्स में, तो उसके लिए आपके पास एक सेपरेट चैप्टर होगा क्लास 10th में, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक होगा आपके लिए, तो ये सेपरेटली एक टॉपिक मिलेगा आपको क्लास 10th में। तो बस आप अभी फिलहाल इतना ही समझिए कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो आपको एक मूविंग पार्ट चाहिए होता है, और वो मूविंग पार्ट बस आपको मोशन करवाना है। तो मोशन के लिए हमारे पास क्या है, विंड मिल है। विंड मिल से एक शाफ्ट कनेक्टेड होती है, जैसे ये घूमना शुरू करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, और ये जहां भी आपको सप्लाई करनी है वहां आप सप्लाई कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इससे फायदे क्या हैं, फायदे क्या क्या हैं इससे? सबसे पहला, ये इको फ्रेंडली होता है, इससे कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, ये एवर लास्टिंग सोर्स है, मीन्स ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। हवा, क्योंकि आपको पता है ये तो विंड तो हमेशा चलती रहती है, तो इसकी वजह से, क्योंकि विंड चलती रहेगी तो एनर्जी प्रोड्यूस होती रहेगी। अब इसमें कमियां क्या हैं, लिमिटेशंस क्या क्या हैं इसकी? तो सबसे पहले, ये इंस्टॉलेशन जो होता है विंड मिल का काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। दूसरा, एरिया, रीजन बहुत ज़्यादा चाहिए इसके लिए, बहुत बड़ा रीजन चाहिए। आप देख सकते हो एक विंड मिल से, सिर्फ एक विंड मिल से इतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर नहीं होती, तो आपको बहुत सारी विंड मिल्स इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस चाहिए और बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए, तो एरिया भी काफ़ी यूज़ करना पड़ेगा आपको। और एक और प्रॉब्लम है कि विंड स्पीड जो होती है दैट इज़ अराउंड 50 किलोमीटर पर आवर। कम से कम इतनी विंड स्पीड चाहिए होगी, अदरवाइज ये विंड मिल काम नहीं करेगी। तो इतनी विंड स्पीड आपको सब जगह नहीं मिलती है, तो इसका मतलब आप इसको सब जगह इंस्टॉल नहीं कर सकते हो।
इसको आप उसी जगह इंस्टॉल कर सकते हो जहां पे लगभग 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड चल रही हो। तो ये इसके हो गए लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर एनर्जी। तो वाटर एनर्जी, वाटर से कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको जस्ट क्या चाहिए होता है, एक मूविंग पार्ट चाहिए होता है। तो मूविंग पार्ट अगर आपको मिल गया तो आप इजीली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। उसको आप किससे, आपको चाहिए होता है सर्कुलर मोशन, और उससे आप क्या कर सकते हो, इस डायनामो को रन कर सकते हो। इसको घुमाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। और ये काम यहाँ पे कौन करता है, वाटर टरबाइन करती है। तो आप क्या करते हो, डैम बनाते हो, आपने देखा होगा डैम्स बनाते हैं हम। डैम्स में वाटर स्टोर होता है और वाटर जो स्टोर्ड होता है वो बहुत तेज स्पीड से जाता है टरबाइन पे, उससे टरबाइन घूमती है। टरबाइन से अटैच्ड है आपका, ये देख सकते हो, एक शाफ्ट अटैच्ड होती है और ये घुमाता है आपके डायनामो को। तो इससे आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट हो जाएगी। ये भी आप देख सकते हो। अगर इसके मेरिट्स की बात करें तो ये क्या है, काफ़ी इको फ्रेंडली है। उसके अलावा ये भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, तो एवर लास्टिंग है। डीमेरिट्स क्या हैं कि जहाँ पे आप डैम बनाते हो वहाँ का जो इकोसिस्टम है, क्योंकि डैम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए होता है, वाटर लेवल वहाँ पे बढ़ जाता है, तो कभी लोग रहते हैं तो उनको डिस्प्लेस करना पड़ता है वहाँ से, ठीक है। उसके अलावा वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो डिसबैलेंस हो जाता है, क्योंकि जो आपका फ्लोरा एंड फौना, जो आपके प्लांट्स होंगे वहाँ पे उस रीजन में जो एनिमल्स रहते होंगे, तो पूरा पानी से भर जाएगा, तो उनको भी क्या करना पड़ेगा, अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम्स जो होते हैं इकोसिस्टम में ये इसकी वजह से होते हैं। तो कुछ ये डीमेरिट्स हैं इसके। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी से हम देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी में जनरली हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को यूज करते हैं और यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो होता है न्यूक्लियर फिजन। तो खैर इस साल आपको बहुत डिटेल्स में नहीं पढ़ना है इसको, बस आपको इतना समझना है कि दो तरीके का प्रोसेस होते हैं न्यूक्लियर एनर्जी में, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन और दूसरा होता है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फ्यूजन तो काफी डिफिकल्ट होता है। हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वो जनरली बेस्ड होते हैं न्यूक्लियर फिजन पे। न्यूक्लियर फिजन में ध्यान रखिए जो एक बहुत हैवी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, ब्रेक होता है छोटे पार्ट्स में, और उस समय वो प्रोड्यूस करता है बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो आपके लिए फिलहाल इतना ही समझना जरूरी है कि बहुत ज्यादा हीट लिबरेट होती है जब न्यूक्लियर फिजन होता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हम इसी हीट को यूज करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, इसमें होती है कैडमियम रॉड्स। ये न्यूक्लियर फिजन को कंट्रोल करने के लिए यूज होती हैं, बीच में इसके यूरेनियम रॉड्स होती हैं। अब यहाँ पे जैसे हीट जनरेट होती है, इस हीट को हम यूटिलाइज करते हैं। आप देख सकते हो इस हीट को हम यूटिलाइज करेंगे तो यहाँ पे हम सप्लाई करते हैं वाटर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कोल्ड वाटर सप्लाई होता है और इधर कोई लिक्विड होता है, या आप कह सकते हो जनरली हैवी वाटर हम यूज करते हैं, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड उसको हम कहते हैं, उसको हम यूज करते हैं। तो वो क्या करता है, वो सर्कुलेट होता है। तो ये वाटर क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा। जब ये वाटर हीटअप हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाटर मूव करके यहाँ आएगा। अब ये है एक हीट एक्सचेंजर। ये क्या करता है, हीट एक्सचेंज करता है किसके साथ, क्योंकि ये जो हीट है, जब ये वाटर आप यहाँ से मूव करोगे तो ये हीट कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, और यहाँ से आप कोल्ड वाटर फ्लो करोगे तो हीट हो जाएगा और इतना गर्म हो जाता है कि स्टीम जनरेट होने लगती है। अब जैसे ही ये स्टीम जनरेट होती है तो स्टीम को हम स्ट्राइक करवाते हैं टरबाइन पे। तो ये होती है आपके पास स्टीम टरबाइन। तो टरबाइन पे स्टीम स्ट्राइक करती है और वो घूमने लगेगी और ये अटैच्ड होता है आपके जनरेटर से, डायनामो से। डायनामो घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके फायदे क्या हैं, इसका एक बहुत अच्छा फायदा है कि जो यूरेनियम होता है बहुत कम क्वांटिटी में भी यूज होता है, तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर सकता है। तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम भी बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट करती है। इसका एक बहुत बड़ा डीमेरिट भी है कि ये इको फ्रेंडली नहीं होता है। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, क्योंकि इसकी वजह से बहुत हार्मफुल रेडिएशन होता है, जो रेडिएशन काफ़ी डैमेज। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस क्या क्या हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं, इनको आपको पता है, इनको आप कंटिन्यूसली यूज कर सकते हो बहुत लंबे टाइम तक और ये खत्म नहीं होते हैं इजीली। जबकि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो होते हैं उसको आप बहुत लंबे टाइम तक यूज नहीं कर सकते, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो खत्म हो जाएंगे। उसके अलावा ये नॉन कन्वेंशनल है, मतलब इनको हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, अभी फ्यूचर में करेंगे लेकिन अभी हम यूज़ नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा।
जबकि जो नॉन रिन्यूएबल हैं वो क्या है, कन्वेंशनल होते हैं। कन्वेंशनल का मतलब इनको हम बहुत पुराने समय से यूज कर रहे हैं। उसके अलावा जो रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं ये क्या होते हैं, इनको आप रीजनरेट कर सकते हो, दोबारा से बहुत जल्दी जल्दी रीजनरेट हो जाते हैं। इनको आप रीजनरेट नहीं कर सकते। एक्चुअल में आप इनको रीजनरेट तो कर सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा इनको रीजनरेट करने में, क्योंकि आपको पता है हजारों साल हो जाते हैं जब कोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं, तो उनको बनने में हजारों साल लगते हैं, जबकि ख़त्म करने में उनको कुछ 100 सालों में आप इनको इजीली ख़त्म कर सकते हो। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि इनको तुरंत रीजनरेट नहीं किया जा सकता है। बाकी आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, जैसे एयर, वाटर, सनलाइट, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। कोल और मिनरल ऑयल्स हो गए, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, नेचुरल गैसेज हो गए, ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आप देख सकते हो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द फिनोमिनन इन विच infrared radiation of long wavelength given out from the earth's surface of a planet absorbed in the atmospheric gases to keep the environment at the planet's surface and the lower atmosphere warm। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास ये है हमारी अर्थ, ये हमारी क्या है, अर्थ है। अब आपको पता है कि अर्थ जो होती है, अर्थ के अपने एटमॉस्फेयर है अर्थ का, तो ये मान लेते हैं ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। तो अब होता क्या है कि जो हीट वेव्स होती हैं, जनरली इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है, ये इंफ्रारेड रेडिएशन हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से होती है हीट। तो जहां जहां इंफ्रारेड रेडिएशन होगा वो वहां पे जहां हीट जनरेट होगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये इंफ्रारेड रेडिएशन अर्थ से बाहर जाना चाहता है, अर्थ के सरफेस को छोड़ना चाहता है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेज होती है, क्योंकि आपको पता है एयर है, तो एयर में बहुत सारी गैसेज होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, है ना, मीथेन हो गई, उसके अलावा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो होती हैं, बट ये जो ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है, कुछ गैसेज होती हैं। ये क्या करती हैं, इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और अर्थ को छोड़कर जाने नहीं देती हैं। तो ये रेडिएशन जो होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में रह जाता है। अब ये रेडिएशन अगर हमारे ही एटमॉस्फेयर में रह जाएगा, उससे क्या होगा, उससे टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि ये हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो अर्थ का टेम्परेचर इससे बढ़ेगा। और इसीलिए यही मैंने आपको बोला कि ये अर्थ के सरफेस को क्या रखता है, वार्म रखता है। अब ये हमारे लिए फायदेमंद भी होता है, क्योंकि अगर हमारा एटमॉस्फेयर हीट को रिटेन नहीं करता, हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, तो रात के टाइम पे अर्थ बहुत ज़्यादा कूल्ड हो जाती और हमारे लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता। लेकिन अब एक प्रॉब्लम इससे आ जाती है, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्योंकि अब देखिए अगर यही काम बहुत एक्सेस में होता रहे, मतलब अर्थ हीट रिटेन कर रही है, देखिए दिन में क्या होता है, अर्थ सन से हीट लेती है और रात के टाइम पे उसको लूज कर लेती है। अब ये बैलेंस बना रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ये बैलेंस नहीं बना रहा तो क्या होगा, अगर हीट जो लूज कर रही है अर्थ रात को, वो कम हो रही है और एब्जॉर्ब जो कर रही है सन से वो ज़्यादा कर रही है, तो धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और यही चीज़ हो भी रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये क्या है, इट इज एन इंक्रीज इन द एवरेज इफेक्टिव टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बताया मैंने, मीथेन बताया मैंने, तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इन ग्रीन हाउस गैसेज के बढ़ने की वजह से, अब कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेज अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी, तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, तो ये क्या करती है, ये इंफ्रारेड रेडिएशन को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। और जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतना ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा, और हीट जो होगी अर्थ में एटमॉस्फेयर में हमारे उतनी ज्यादा रिटेन होगी। तो उसकी वजह से धीरे धीरे जो एवरेज इफेक्टिव टेम्परेचर जो होता है अर्थ का, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो बहुत अच्छे से सुना होगा, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब हम यही बात करते हैं कि जो इम्पैक्ट होगा हमारी लाइफ पे वो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो उसकी वजह से जिस जगहों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है वहाँ पे लोग अनकंफर्टेबल होने लगते हैं, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी होती है, सूखा पड़ने लगता है, तो लोग वो जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। उसके अलावा इकोलॉजी में
चेंज आ रहा है हमारी, क्योंकि आपको पता है जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, अब उनको कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। अब टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो जो एनिमल्स हैं या तो वहाँ से चले जाएंगे या फिर वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ उसके अलावा जो हमारा क्लाइमेट है उस पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। आप देख सकते हो कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लग गई अब। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और ये प्रॉब्लम्स अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। अब फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि आपको पता है जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे, उसकी वजह से जो सी लेवल है वो भी बढ़ेगा। उसके साथ साथ बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे हैं जो डिसअपियर हो जाएंगे। जो डेथ होती हैं गर्मी की वजह से वो भी बढ़ने लगेंगी। जो क्लाइमेट है, आपको मैंने अभी बताया, क्लाइमेट चेंज होने लग गया है, तो फ्यूचर में भी वो बहुत ज़्यादा चेंज होने लगेगा। उसके अलावा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, कूल रखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगा, एयर कंडीशनर्स की ज़रूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा, तो हम इलेक्ट्रिसिटी तो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे ही। साथ ही जो सी लेवल जो मैंने बताया, क्योंकि सी लेवल बढ़ेगा और इसकी वजह से फ्लड्स वगैरह आने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है आपके पास कि हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। तो दो तरीके हैं आपके पास। पहले है टेक्नोलॉजिकल मेजर्स। तो टेक्नोलॉजिकल मेजर्स, क्योंकि हमको रीजन पता चल गया कि क्यों ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो बढ़ रही हैं। तो अगर हम इन ग्रीन हाउस गैसेज को कम कर दें तो ऑब्वियसली हम ग्लोबल वार्मिंग को मिनिमाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल मेजर्स क्या क्या है, मतलब टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं जो इको फ्रेंडली है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे सोलर एनर्जी हो गई है ना, तो सोलर एनर्जी क्या है, एक इको फ्रेंडली है। विंड एनर्जी हो गई, ये क्या है, इको फ्रेंडली है। तो इनको हम यूज कर सकते हैं ताकि जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस ना प्रोड्यूस हो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस क्या होती हैं, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हैं इनमें भी हम चेंज लेके आ रहे हैं। तो ये कर सकते हैं हम कि जैसे पहले हम यूज करते थे पेट्रोल डीजल जैसी कार्स यूज करते हैं, हम अब इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड जो सोलर से चल सकती हैं, या फिर हाइड्रोजन एज अ फ्यूल हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन भी क्या होता है, पॉल्यूशन फ्री फ्यूल होता है। तो हम अपना फ्यूल चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गए टेक्नोलॉजिकल मेजर्स। अब बात करते हैं हम इकोनॉमिक मेजर्स। तो इकोनॉमिक मेजर्स क्या है, देखिए इकोनॉमिक मेजर्स जैसे रिफॉरेस्टेशन। तो अगर हम रिफॉरेस्टेशन करते हैं तो आपको पता है फॉरेस्ट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सकते हैं एटमॉस्फेयर से। उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज को हमको क्या करना चाहिए, कार्बन टैक्स पे करना चाहिए, ताकि हम उस मनी को यूज कर सकें कार्बन एमिशन को कम करने में। तो अगर वो कार्बन टैक्स पे करेंगे तो उससे क्या होगा, एक तो वो कार्बन एमिशन को कंट्रोल कर सकते हैं खुद से, और दूसरा जो मनी वहां से हम कलेक्ट करते हैं उसको हम यूज कर सकते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कम करने में। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। उसके अलावा एक और चीज होती है, थर्ड चीज आपके पास आता है जो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा नहीं, दैट इज पॉलिसी मेजर्स। तो पॉलिसी मेजर्स मतलब जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो क्या क्या पॉलिसी बनाती हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि हम बच्चों को अभी से एजुकेट करना शुरू कर देते हैं ताकि वो फ्यूचर में जाके इस चीज की सीरियसनेस को समझे कि जो एनवायरनमेंट है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग कितना इंपॉर्टेंट इशू है हमारे लिए, और उसको हम सीरियसली लें और उस पर वर्क करें। उसके साथ साथ जो वुमेन एम्पावरमेंट है और पॉपुलेशन कंट्रोल है, क्योंकि आपको पता है जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगी हमारी एनर्जी कंजम्पशन उतना ज़्यादा होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट जितनी ज़्यादा होगी तो उसके लिए एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए पॉल्यूशन उतना करना पड़ेगा। तो अगर पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर सकें तो ये भी एक तरीका है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।